बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा एडवेंचर करने का फ़ैसला किया है जिससे आलमी निज़ाम तहबाला हो जाएगा। और अमरीकी मीडिया से जो रिपोर्टें मिल रही हैं वो ये हैं कि ट्रंप इस एडवेंचर में बड़े सीरियस हैं और बड़े संजीदा हैं। इस एडवेंचर का ऐलान उन्होंने गुज़श्ता रोज़ दोबारा किया और कहा कि कनाडा को अब अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाए वरना उसे हम शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नहर पनामा पर भी कब्ज़े का ऐलान किया हुआ है कि मैं बरसर इक़्तिदार आकर ज़ाहिर है चंद दिन रह गए, 20 तारीख को उन्होंने हुकूमत संभाली है, तो पनामा नहर हमारी है, इस पर हम कब्ज़ा करेंगे, इसे हम वापस लेंगे। ये नहर अमेरिका ने बनाई थी। उसके बाद फिर ये चूँकि पनामा की सरज़मीन पर है इसलिए इसका कंट्रोल पनामा के पास आ गया। तो ये नहर जो बनाने का इशू है ये चीन इस पर बहुत बरम है और चीन ने अपनी पूरी तारीख में पहली मरतबा ये ऐलान किया कि हम अमेरिका को नहर पनामा पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इससे पहले चीन ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो किसी मुल्क को ये काम नहीं करने देगा। वो खारजा पॉलिसी में यानी वो जो तोसी पसंदाना पॉलिसी होती है या मुदाखलत की पॉलिसी होती है, किसी तनाज़े में मुलव्वस होने की पॉलिसी होती है, उससे हमेशा उसने ग्रेज़ किया है। 2-3 सदरें नहर पनामा पर मैं अर्ज़ कर दूं कि नहर पनामा नहर सुएज़ जितनी अहम नहीं है, इसलिए कि ये बहुत महदूद तादाद में ममालिक को बाकी दुनिया से जोड़ती है। जुड़ी तो खैर वो दूसरे ज़राए से भी है, लेकिन ये शार्टकट जो है वो यूरोप और अफ्रीका के लिए है, जो चिली, कोलंबिया और 2-3 जो लैटिन अमेरिका के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत करते हैं। इसके अलावा इसकी जो अहमियत है वो चीन के नज़दीक ये है कि चीन बहरुल काहल से होकर जब नहर ये पनामा कैनाल को अबूर करता है तो उसे शुमाली और जनूबी अमेरिका की मंडियों के मशरकी साहिल मिल जाते हैं। तो खैर ये तो एक ज़िमनी बात थी, ये तनाज़ा आलमी बन सकता है, लेकिन असल मौजूद जो सदर ट्रंप का बुनियादी प्रोजेक्ट है वो है कनाडा पर कब्ज़े का ऐलान। और वो तहैया किए हुए हैं कि कनाडा पर कब्ज़ा करना है। अच्छा, इस कब्ज़े की ख्वाहिश क्या है और इस कब्ज़े के क्या नतीजे निकल सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अब अमेरिका असल में ये ट्रंप साहब जो हैं इनके 2-3 रुझानात हैं जिसके पेश नज़र ये कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक तो उनका जो सबसे जो बुनियादी एजेंडा है वो है प्रोटेस्टेंट मज़हब, जो ईसाइयत का एक अहम फ़िरका है और अमेरिका में उनको हम सबसे बड़ा ग्रोह कह सकते हैं। यानी तकरीबन 35 से 40% तक, 40% से कुछ कम, 35-36 लगा लें, 35-36% अमरीकी जो है वो प्रोटेस्टेंट मज़हब वो है पैरोकार है और इस तरह ये अमेरिका का सबसे बड़ा मज़हब है। दूसरा जो बड़ा मज़हब है वो कैथोलिक ईसाइयत है जिसकी आबादी 20% है। तो ये मिल मिलाकर 65% के करीब बनते हैं और बाकी फिर ईसाइयों की दूसरे फ़िरके हैं और कुछ एक बड़ा तबका 30% या 35% तबका ऐसा है जो ला मज़हब है, जो ख़ुद को एलानिया एथियस्ट कहता है, यानी दहरिया कहता है, या वो कहता है कि हम दहरिये तो नहीं हैं, खुदा को मानते हैं लेकिन ये बात हम नहीं मानते कि किस मज़हब को किसी मज़हब पर अमल पैरा हों। इस तरह के उनके नज़रियात हैं। तो ट्रंप की जो बुनियादी तरजीह है वो पूरी दुनिया पर प्रोटेस्टेंट गलबा है और उसके साथ ही वो वाइट एंग्लो सैक्सन को गोरा कहते हैं और बाकी तमाम अक़वाम को, चाहे वो स्पेनिश हों या मशरक़ी यूरोप के लोग हों, उनको वो गोरा नहीं मानते। वो यानी उनके नज़दीक गोरे सिर्फ वही हैं जो वाइट एंग्लो सैक्सन हों और तरजीह उनको हो जो प्रोटेस्टेंट भी हों, यानी वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट वास्प। तो इसकी हुक्मरानी वो चाहते हैं पूरी दुनिया पर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो अमेरिका में हो क्या रहा है? अमेरिका में हो इस वक्त ये रहा है कि सफ़ेद फाम आबादी यानी जिनको ट्रंप साहब गोरा कहते हैं वो कम हो रही है। इस वक्त आपको शायद पता है या नहीं है, अमेरिका में जो गोरे हैं उनका तनासब कोई है 58%, यानी अक्सरियत से 7% ज़्यादा लगा लें। लेकिन अच्छा, ये चीज़ जो है आज से 20 साल पहले नहीं थी। 20-25 साल पहले अमेरिका में गोरों की ज़्यादा अक्सरियत थी, 70-75% लोग गोरे थे। अब 58% है। बाकी अक़वाम में हिस्पैनिक
लोग हैं तो वो भी गोरे, लेकिन ट्रंप साहब उनको गोरा नहीं समझते। फिर दुनिया के हर मुल्क से आबादियाँ वहाँ मुंतकिल हुई हैं और उन्होंने ख़ुद को अमरीकी सिटीज़न बनवाया है। इस तरह बाकी जो आबादी है 42% की, वो गोरी नहीं है। और उनमें मज़हब का अगर देखें तो प्रोटेस्टेंट जो हैं वो इस वक्त 35-40% है। लेकिन ये जो तशवीश की बात है ट्रंप और उनकी सोच के हामी लोगों के लिए, वो ये है कि अमेरिका में डेमोग्राफी बदल रही है और जो प्रोजेक्शन है 2060 की, यानी आज से 25 साल बाद अमेरिका में गोरी आबादी रह जाएगी 40%। यानी कि अमेरिका का जो नस्ली तशख़्ख़ुस है, असल तशख़्ख़ुस, वो ख़त्म हो जाएगा और मेजॉरिटी में वो आ जाएंगे जो कि गोरे नहीं हैं, नॉन वाइट होंगे। तो इस एक फैक्टर तो ये है कि कनाडा को जब वो शामिल कर लेंगे तो ये डेमोग्राफिक ख़तरा जो है ये कम हो जाएगा। वो इस तरह कि अमेरिका की आबादी तो है इस वक्त 34 या 35 करोड़, कनाडा की कुल आबादी 4 करोड़ है। 4 करोड़ में से 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग सफ़ेद वाइट एंग्लो सैक्सन, और उनमें ज़्यादातर अंग्रेज़ है और बाकी जो है वो फ्रेंच है। दोनों एंग्लो सैक्सन मिलाकर यानी भारी अक्सरियत जो है कनाडा की वो गोरों की बनती है। बाकी उसमें दूसरे अक़वाम है, एशियन हैं, अरब हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हिंदू, सब तरह के मिलाकर। तो एक तो ये हो जाएगा कि जो गोरी आबादी है उसमें इस वक्त, यानी अगर वो गोरी आबादी इस वक्त 20 या 22 करोड़ है तो कनाडा की शमूलियत से 26-27 करोड़ हो जाएगी। और 2060 की जो प्रोजेक्शन है उसमें 40% होने का ख़तरा जो है बदल कर ये हो जाएगा। यानी डेमोग्राफी चेंज तो होनी है, लेकिन फिर वो 40% नहीं रहेंगे बल्कि 50% हो जाएंगे। गोया की अक्सरियत तकरीबन उन्हीं की रहेगी, क्योंकि बाकी सारी कौमें मिलकर 50% होती हैं और ये अकेली वाइट जो है ये 40-50% हो जाएंगे। इनमें फिर जो मशरक़ी यूरोप के लोग हैं उनको मिला लें तो ये मिलाकर जो वाइट मेजॉरिटी का जो कंसेप्ट है वो कायम रहेगा। अगरचे मज़ीद आने वाले बरसों के बाद इसमें भी मज़ीद कमी हो सकती है। एक तो ये लालच है, लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला एक तो ये है कि कनाडा की जो आबादी है वो मेजॉरिटी कैथोलिक है। कैथोलिक को ये प्रोटेस्टेंट जो लोग जो हैं ये ईसाई मानते ही नहीं हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि फ़लाना फ़िरका दायरा इस्लाम से खारिज हो गया है, तो फ़लाना आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, तो ये प्रोटेस्टेंट्स के नज़दीक इस कैथोलिक जो हैं वो ईसाई नहीं हैं, वो बाइबल को नहीं मानते। हालांकि बाइबल को वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो पिछली सदियों का चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च, उसके अहकामात को बाइबल के ऊपर मुकद्दम कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि प्रोटेस्टेंट और यहूदी कम से कम एक पेज पर हैं इस फ़लस्तीन के इशू पर, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स का भी अकीदा यह है कि हज़रत मसीह ने वापस आना है और वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि मस्जिद अक्सा गिराकर हैकल सुलेमानी तामीर नहीं किया जाता। अब अंदाज़ा करें कि एक पैगंबर के बारे में ये इनका अजीब व गरीब अकीदा है कि अगर पैगंबर ने आना है और खुदा ने उसको भेजना है तो वो क्या ज़मीनी इंसानों की रुकावटों की वजह से रुक जाएगा? बहरहाल इनका मस्जिद अक्सा गिराने का मंसूबा है। हज़रत ईसा की वापसी को यकीनी बनाने के लिए हमें ये मस्जिद गिराना होगी। हज़रत ईसा की वापसी अल्लाह ताला के इख्तियार में नहीं है, हमारे इख्तियार में है, और अगर हम नहीं गिराते तो वो नहीं आएंगे और दुनिया निजात दहंदा से महरूम रह जाएगी। अच्छा, ईसाइयों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हज़रत मसीह की दोबारा आमद के मुनकिर हैं। वो कहते हैं कि यहूदियों ने कोई एक मैजिया का तस्वर दिया था, इस तरह की वो बातें करते हैं। मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगरचे वो अक़लियत में हैं लेकिन वो कम नहीं है। अरबस्तान में बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि हज़रत मसीह की दोबारा वापसी का अक़ीदा सारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गढ़ा गया, बल्कि कुछ तो कहते हैं उनके ज़माने में ये ईसाई रवायात को ओन कर लिया था कुछ लोगों ने, और ये सारी हदीसें जो हैं ये मौजू हैं, ये ज़ईफ़ है। तो चाहे मुफ्ती मोहम्मद अब्दा हों या डॉक्टर अल्लामा इकबाल हों या मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हों या सैयद कुतुब शहीद हों या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा तमन्ना इबादी, ये सारे लोग जो है हज़रत मसीह की वापसी के कायल नहीं हैं और इन रवायात को गलत करार देते हैं। लेकिन अच्छी खासी तादाद होने के बावजूद मजमूई तौर पर ये अक़लियत में है और मुसलमानों के हर फ़िरके की जो अक्सरियत है वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वापसी के कायल है। तो इसी तरह ईसाइयों में भी कुछ इस तरह के लोग हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो इस हवाले से बड़े कट्टरपंथी हैं। अच्छा, वो जब ये कनाडा जम हो जाएगा तो वो रोमन कैथोलिक की
तादाद बढ़ जाएगी। इस वक्त जैसा कि मैंने पहले बताया कि 35% के करीब प्रोटेस्टेंट हैं और 22% जो है वो कैथोलिक हैं। अब जब 2.5 करोड़ 3 करोड़ कैथोलिक और आ जाएंगे तो ये प्रोटेस्टेंट जो है वो कम होकर कोई 30% के करीब हो जाएंगे और जो कैथोलिक हैं ये कोई 28% हो जाएंगे। गोया कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों की बराबर की कुव्वत हो जाएगी। इस वक्त अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया और ये जो इनकी एलीट क्लास है जो फैसलों पर असरअंदाज होती है बल्कि ख़ुद फैसले करती है, उनकी अक्सरियत प्रोटेस्टेंट्स की है। रोमन कैथोलिक आ गए तो अगर रोमन कैथोलिक्स का गलबा अमेरिकी सियासत में बढ़ गया तो इसकी इसराइल नवाजी पर भी असर आएगा। ट्रंप के जहन में ये मखमसा भी है। अच्छा, तीसरी वजह मईशत के मैदान में अमेरिका की बालादस्ती को कायम रखना है। इस वक्त अमेरिका के बराबर कोई मईशत नहीं है, लेकिन चीन जिस तरह अपनी मईशत को फैला रहा है तो 1-2 अशरों के बाद अंदाज़ा ही हम लगा सकते हैं कि चीन की मईशत अमेरिका की मईशत के करीब तर आ जाएगी। तो कनाडा की शमूलियत से ये होगा कि उसकी मईशत भी अमेरिका की मईशत में जम हो जाएगी। इस तरह की यानी अमेरिका की मईशत का जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है, वो है 28 और 30 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान है। ट्रिलियन हमारे यहाँ बहुत सारे अखबारात ट्रिलियन का तर्जमा खरब करते हैं। ट्रिलियन 10 खरब का होता है। तो 29 ट्रिलियन का मतलब है कि 290 खरब, अगर 30 हो तो 390 खरब डॉलर। ये रकम कहाँ पहुँच जाती है अंदाज़ा कीजिए। कनाडा की जो मईशत है वो दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शुमार होती है। अमेरिका के मुकाबले में बहुत फ़र्क है। इसकी मईशत जो है वो है 2+ ट्रिलियन डॉलर। तो एक तो ये इस मुत्तहदा मुल्क की मईशत में गोया कि 2 खरब डॉलर का इजाफा हो जाएगा मजमूई हजम में। ये इजाफा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन असल जो अमेरिका को फ़ायदा होगा वो ये है, कनाडा का रकबा बहुत ज़्यादा 1 करोड़ मुरबा मील रकबा है तकरीबन। उसका चंद हज़ार इसमें से माइनस कर लें, यानी 99 लाख प्लस, तो 1 करोड़ मुरबा मील का रकबा है। अगर ये इसका बेशतर हिस्सा बेकार है इंसानी आबादी को, 80% से ज़्यादा रकबा ऐसा है जहाँ ये कोई रिहाइश के काबिल कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती, वहाँ आदमी का सर्वाइव करना मुश्किल है, सारा बर्फ़ज़ार है। लेकिन वहाँ मादनी ज़खायर बेपनाह है, तेल है, गैस है, सोने चांदी से लेकर डायमंड तक हर किस्म की मिनरल वहाँ मौजूद है, बहुत कुछ है। और वो बहुत बर्फस्तानी इलाका है, मुश्किल दुश्वार गुजार इलाका है। अकेला कनाडा अपनी मईशत के बल पर वहाँ कोई एक्सप्लोरेशन की वो कोई मुहिम नहीं चला सकता। इस काम के लिए जो एक्सपीडिशन चाहिए वो अमेरिका कर सकता है। यानी जब अमेरिका और कनाडा मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो वहाँ ऐसी एडवेंचर कर सकते हैं, कानकुनी का या जो भी चीज़ें निकालने वाली होती है, तो अमेरिकी मईशत में एकदम इजाफा हो जाएगा। इस वक्त भी अमेरिका की मईशत बेपनाह बड़ी है, यानी 300 खरब डॉलर छोटी बात नहीं है। 300 खरब डॉलर, रुपए नहीं डॉलर। तो ट्रंप का ख्याल है कि फिर ये जो वसाइल निकलेंगे उसकी वजह से हम चीन को बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। और वैसे भी एक नफसियाती तसर बनेगा कि अमेरिका का रकबा भी तकरीबन 1 करोड़ मुरबा किलोमीटर है और कनाडा का रकबा भी तकरीबन 1 करोड़ मुरबा किलोमीटर है। उसका चंद हज़ार का भी, इसका 98 लाख प्लस है USA का। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा, यानी रूस छोटा पड़ जाएगा रकबे के लिहाज से, जो इस वक्त बहुत बड़ा सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिका बड़ा हो जाएगा और फिर दिफाई लिहाज से भी अमेरिका को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। मसलन कनाडा के बर्फ़ानी और दूर दराज इलाकों में वो अपने जासूसी का निज़ाम भी नस्ब कर सकता है, मिज़ाइल भी नस्ब कर सकता है, जिसकी वजह से रूस ही नहीं चीन भी अमेरिका के करीब तर आ जाएगा। अगर आप ग्लोब देखें नक्शा, तो कनाडा जो है वो शुमाली कुतुब के अंदर घुसा हुआ है, तो शुमाली कुतुब के ज़रिए से रूस और चीन को इस तरफ से भी घेरे में लिया जा सकता है। चीन को इन्होंने अमेरिका ने मशरक़ में घेरे में लिया हुआ है, जापान के ज़रिए, जनूबी कोरिया के ज़रिए, फ़िलिपाइन के ज़रिए, ताइवान के ज़रिए, लेकिन जनूब से वो नहीं घेर सकता क्योंकि वहाँ तो पाकिस्तान है, इंडिया है, बर्मा है। ये अब जनूब से चीन को इंडो चाइना के इलाके नहीं घेरा जा सकता। और शुमाल में रूस है,
उसको वहाँ भी घेरा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कुतुब शुमाली के ज़रिए मिज़ाइलों की रेंज पर रख लिया जाए चाइना को, तो गोया कि चीन फिर दो तरफ से अमेरिका के घेरे में होगा, और उसके साथ फिर पनामा को भी लगा लीजिए, तो चीन के लिए ये एक सीरियस मसला हो जाएगा। अच्छा, अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका चाहता है कि कनाडा वाले खुद ही अमेरिका के अंदर शामिल हो जाए, यानी ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि खुद ही शामिल हो जाए, वरना फिर हम कर लेंगे, ये काम हम खुद करेंगे। कैसे करेंगे? फ़ौज भेज देंगे। फ़ौजी मुकाबला तो कनाडा नहीं करेगा, कि कनाडा का कोई डिफेंस का निज़ाम इतना ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि एक रवायत है कि कनाडा ने अपना डिफेंस जो है उसका बोझ अमेरिका पर डाल रखा है कि अमेरिका ही हमारा दिफा करेगा। वैसे भी कनाडा को किसी तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, उसका रकबा चारों तरफ से पानी में है, और वो किसी भी दुश्मन मुल्क की हमसायगी से महफूज है। ना तो दुश्मन मुल्क अव्वल तो कनाडा का कोई है ही नहीं, लेकिन अगर कोई हो तो वो यूरोप में होगा, वो कनाडा का कुछ नहीं कर सकता, बहुत दूर है। लेकिन अब अमेरिका ही कनाडा के डिफेंस के लिए ख़तरा बन गया, यानी जिस को उसने अपना चौकीदार कनाडा ने लगाया था। अच्छा, अगर हमला करेगा तो मुज़ाहमत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी फ़ौजी मुज़ाहमत का कोई सवाल नहीं है। अमेरिका की थोड़ी सी फ़ौज कनाडा पर कब्ज़ा कर सकती है, लेकिन वहाँ देखना होगा कि अवाम का रवैया क्या है। एक 20% के करीब आबादी कनाडा की जो है वो फ्रेंच है, उनका क्यूबक का सूबा है, एक और सूबा। तो ये जो है वो इन्होंने एक मरतबा कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा कि वहाँ कनाडा से अलहदगी की मुहिम चलेगी कि एक फ्रेंच कैनेडियन रिपब्लिक बनाते हैं, और उसके लिए इन्होंने मुहिम भी चलाई, जलसे जुलूस भी किए, वो जो लिटरेचर के ज़रिए मुहिम होती है वो भी चली, और फिर एक रेफरेंडम कराना पड़ा कनाडा की हुकूमत को। वो इतनी बड़ी तहरीक थी, लेकिन रेफरेंडम में चंद फ़ीसद, बल्कि बहुत ही कम, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से वो ये क्यूबक मुल्क बनाने वाले हार गए, और इस तरह कनाडा का वफाक बच गया। अच्छा, अब देखना होगा कि कनाडा के अवाम का रद्दअमल क्या होगा, कि वो क्या करेंगे। जब इसने हांगकांग, चीन ने अब हांगकांग बरतानिया से वापस लिया था, तो हांगकांग में बड़ी मुद्दत तक मुजाहरे होते रहे कि हम चीनी कल्चर में, चीन के सियासी कल्चर में हम फिट नहीं बैठते, अगरचे नस्ल वही है, वही मैंड्रिन चाइनीज़ हैं, वही मैंड्रिन जो है वो हांगकांग वाले थे, वही चीनी नस्ल। लेकिन उन्होंने चीन को कबूल नहीं किया, और चीन को ख़ासी डिप्लोमेसी से भी काम चलाना पड़ा, डंडा सोटा भी चलाना पड़ा, फिर कहीं जाकर उसने हांगकांग पर काबू पाया। अब भी उसने हांगकांग को कुछ खुसूसी हैसियत दे रखी है जो बाकी चीन को नहीं है। तो क्या कनाडा की अक्सरियत अमेरिकी कब्ज़ा मान लेगी, जबकि कनाडा की अक्सरियत गोरी होने के बावजूद मजहबन इनसे बहुत दूर है। प्रोटेस्टेंट बहुत बड़ी खलीज है, जिस तरह शिया सुन्नी मुसलमानों में एक तकसीम है, इसी तरह ईसाइयों में ये सबसे बड़ी तकसीम है। वो जो उनके दूसरे जो है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले वो भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है, ज़्यादा यही हैं, सबसे ज़्यादा कैथोलिक हैं, और उसके बाद फिर प्रोटेस्टेंट थोड़े से हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो कैथोलिक्स की है। तो मजहबी हवाले से कनाडा के अवाम अमेरिका की बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे, अगरचे उसमें उनका एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि उनकी अमेरिका में शमूलियत से अमेरिका के, यानी ओवरऑल जो नया मुल्क बनेगा उसमें कैथोलिक की तादाद खासी बढ़ जाएगी, और वो करीब करीब प्रोटेस्टेंटिज्म के मानने वालों के बराबर आ जाएंगे। तो लेकिन ये देखना पड़ेगा, अगले चंद हफ्तों में कनाडा के मीडिया से पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी सबको कि वहाँ इस पर क्या तबसरा पाया जाता है, अवाम की क्या राय है। कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अमेरिका से इत्तेहाद के हामी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भारी मेजॉरिटी है वो अमेरिका में जम होने से इनकार करेगी, क्योंकि अमेरिका में जम होने का मतलब ये है कि कनाडा उनकी अमेरिका की बालादस्ती में आ जाएगा। कनाडा के अवाम ने जो अपना एक तशख़्ख़ुस बनाया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब अगला सवाल कि अगर अमेरिका ने कनाडा पर कब्ज़ा कर लिया और कनाडा के अवाम ने भी कोई ज़्यादा मुज़ाहमत ना दिखाई, तो क्या दुनिया कबूल कर लेगी? दुनिया में अब रहा कौन है जो अमेरिका पर हमला कर सके? रूस की कमर टूट गई है। पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी होगी कि शुमाली कोरिया के 1000 से लेकर 1500 तक के फ़ौजी यूक्रेन के साथ जंग में मारे गए हैं। यानी रूस की फ़ौज अब लड़ने के काबिल नहीं रही, उसने शुमाली कोरिया वालों को बुलाया है
और शाम आज़ाद होने के बाद से रूस की जो फैलाव वाली पॉलिसी थी कि हमारा मिडिल ईस्ट में भी एक गढ़ है, वो भी ख़त्म हो गया और रूस यानी मिडिल ईस्ट की सियासत से आउट हो गया है। अब वो शाम की हुकूमत से दोस्ताना ताल्लुकात तो रख सकेगा, लेकिन मातहताना ताल्लुकात जो उसने बनाए हुए थे वो अब नहीं रहेंगे। तो रूस बहुत कमज़ोर हो गया है। और चीन, चाहे अमेरिका सारे यूरोप पर कब्ज़ा कर ले, चीन कोई मुदाखलत नहीं करेगा, उनकी पॉलिसी नहीं है। और सिर्फ नहर पनामा कैनाल के हवाले से चीन का एक मुज़ाहमती बयान आया था जो बड़ा सख्त था और बड़ा गैर मुतवक्को था। ये पिछले महीने की बात है कि हम पनामा पर अमेरिका का कब्ज़ा नहीं होने देंगे। या तो उन्होंने सोचा होगा कि इसने कौन सा कब्ज़ा कर लेना है, या फिर उन्होंने वाक़तन ये सोचा होगा कि अगर तय किया होगा कि अगर अमेरिका ने नहर पर कब्ज़ा किया तो फिर हम मुज़ाहमत करेंगे। वो किस नौइयत की मुज़ाहमत करेंगे ये भी अभी वाज़े नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ट्रंप अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी और अमेरिका जो सुपर ताकत पहले से ही है वो सुप्रीम ताकत में बदल जाएगा, सुप्रीम अमेरिका बन जाएगा, सुप्रीम पावर बन जाएगा। और एक ग्रेटर अमेरिका जो है वो आलमी मामलात में उसकी जो से है वो पहले से बढ़ जाएगी और डॉलर जो है वो फिर किसी और करेंसी को नज़दीक तक नहीं आने देगा। ये सूरत हाल हो जाएगी। तो ये एक बड़ी गैर मुतवक्को सी सूरत हाल है और दुनिया में तारीख़ में हमने कई मरतबा गैर मुतवक्को मामलात या सानहात होते देखे। अब ये शाम को ले लीजिए, यानी एक दिन पहले तक किसी के गुमान भी नहीं था, अमेरिका, बरतानिया और तुर्की समेत, सऊदी अरब समेत किसी को ये गुमान नहीं था कि शाम ईरान के हाथ से निकल जाएगा। हालत ये थी कि सदर तैयब अर्दोगान एक दिन पहले तक बशार अल-असद से दोस्ती के लिए रास्ते निकाल रहे थे, एलची भेज रहे थे, फ़ोन कॉलें कर रहे थे। और क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि अब बशार ही की हुकूमत रहेगी या अगर बशार मर जाता है तो उसके कबीले की हुकूमत रहेगी, तो इससे दोस्ती कर ली जाए, जो पीछे दुश्मनी की सूरत हाल थी उसे ख़त्म कर दिया जाए। हुआ ये कि जब शामी हुर्रियत पसंदों ने, हैत तहरीर ने जब अपने हमले का आगाज़ किया और हलब पर धावा बोला, तो उस वक्त तक भी तुर्की का यही ख्याल था कि ये 2-4 दिन जंग होगी और उसके बाद रूस और ईरान मिलकर इसको कुचल देंगे और मामला फिर वहीं पर आ जाएगा जो जहाँ पहले से पोजीशन थी। ये तो जब वो हलब से आगे बढ़े हैं तब दुनिया चौंकी है। हलब पर कब्ज़ा कर लिया, दुनिया इतना ज़्यादा नहीं चौंकी। वो यही समझ रही थी कि कब्ज़ा आर्जी है और शामी फ़ौज जो है यानी रूस, ईरान, ये सारे मिलकर ये कब्ज़ा वापस ले लेंगे। लेकिन फिर जब वो हलब से आगे बढ़े हैं तो फिर दुनिया चौकन्नी हुई है कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद तो फिर दुनिया को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। 2-3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये एक गैर मुतवक्को वाक़या था जिसने मिडिल ईस्ट की सारी सियासत की शक्ल ही बदल के रख दी है। तो अब ट्रंप एक पागल की सूरत में आ गया है। एक पागल हिटलर था, बहुत जालिम था, लेकिन वो पागल भी था क्योंकि उसने ये तय कर लिया अपने जहन के अंदर कि मेरी फ़ौज इतनी है कि मैं स्पेन से लेकर रूस तक सारा यूरोप अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। और फिर इसका जो हशर वो आपने देखा। तो ट्रंप का ये कहना कि कनाडा शामिल हो जाए हमारे अंदर एक जहनी जुनून और पागलपन का इजहार करता है। और फिर इससे ये भी पता चलता है कि उसकी तरजीहात क्या हैं। बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इमिग्रेशन, कनाडा पर कब्ज़ा और चीनी माल पर महसूलात टैक्स। कनाडा पर भी यही मसला है। उसने कहा अगर कनाडा शामिल ना हुआ तो इसके दरामदात पर हम इतनी पाबंदियां लगा देंगे कि कनाडा सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा। उसके साथ एलान मस्क जो है वो भी एक पागलों का सरदार है। यानी अपने हेड क्वार्टर से बैठकर वो कभी बरतानिया को हदायत करता है कि ये काम ना करो, फ़लाँ को वज़ीर बनाओ, कभी फ्रांस को करता है, कभी जर्मनी को करता है। यानी वहाँ बैठकर वो अमेरिकी सदर से भी ऊँची कुर्सी उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो ये हालात है। आप देखिए दुनिया इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। दुनिया परेशान तो है कि कभी इसने आज कहा है कि कनाडा को ज़म कर लें, तो कल ये कहेगा कि इंग्लैंड भी हमारा समुंदर पार सूबा बन जाए। तो नाज़रीन, ये तब्दीलियाँ हो रही हैं और आप आने वाले दिनों में पता नहीं कौन कौन से बयान आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।